29 बोला था ना आज तो चलो फुल लेंथ 60 पे आ गया। अच्छा 26 27 फिर 28 29 नहीं ना। कोई यूनिट वाइज टेस्ट जो ज़्यादा मुश्किल से करे तो कुछ टेस्ट जो मुश्किल है तो वो हम लोग पहले डिस्कस कर सकते हैं ना। तो बताओगे तो जैसे 30 तक अभी फुल लेंथ करा देता हूँ, फिर यूनिट वाइज अगर अटेम्प्ट किया हो कोई मुश्किल टेस्ट है तो वो पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ना। तो जैसे 53 कोई कह रहा था डिफिकल्ट है, देखो सॉल्यूशन इसमें भी है। तो इसका 29 का क्या डाउट है, 29। सो इसमें क्या है कि सपोज एक्स इज चूज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 1 2 3 अप टू 100 एंड गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, y is chosen uniformly from 1 to x, then probability capital Y is equal to 30 e। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें, कुछ ऐसा तो है कि लाइक x है यूनिफॉर्म और y गिवन x यूनिफॉर्म 0 to x है, तो कह रहा है y बराबर 30 क्या होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दो। उसको चलो क्या गया, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना आता है, इसमें लग जाएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये है फुल लेंथ टेस्ट 29 है ना, और क्वेश्चन हम लोग 20 डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मुझे चाहिए y बराबर 30, तो इसका मतलब है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 30 गिवन x इज इक्वल टू एक्स, जहां x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, 1 से लेके x कहां से कहां तक, 100 तक। बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ a है हाँ ना, हो जाएगा तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, और i पे समेशन लगा देते हैं, तो वही है x की जगह ई आई है, ई आई की जगह x है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। हाँ सो 29 में क्या है, सो 29 जो है इसमें बोल रखा है आपको कि सर इसका जैसे पूछना था कि ए और जो बी ऑप्शन है हम्म वो भी तो मतलब नेसेसरली मतलब ट्रू तो नहीं है ना। अच्छा लिखते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू अबाउट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन 04। तो बताओ कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 04 पे जो बाउंडेड ना हो, तो एक काउंटर एग्जाम्पल एनफ है, कोई एग्जाम्पल। 1/x ले लेंगे। 1/x ले लेंगे, ठीक है। तो 1/x कॉन्टिन्यूअस है 0 से 4 में बट बाउंडेड नहीं है ना, तो 1/x फॉल्स हो गया ना। ओ तो पूछा सर क्या ये है, पूछा नॉट नेसेसरी पूछा है तो अच्छा नॉट नेसेसरली ट्रू, तो ये ट्रू तो नहीं है ना, इनफैक्ट ट्रू ही नहीं है ये, तो ट्रू नहीं है तो ये भी फॉल्स है, फॉल्स ही तो पूछना चाह रहा है इनका मतलब, तो ये है। तो सर 10x भी ले सकते हैं ना। tan x ले सकते हैं, तो tan x 0 से 4 में तो बाउंडेड नहीं होगा, tan x बताओ, tan 0 0 tan 4 भी कोई फाइनाइट नंबर होगा,
सर बीच में टूटेगा अच्छा, सर। π/2 बीच में आ जाएगा नहीं नहीं? सर वो फिर कंटिन्यूस ही नहीं रहा ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि tan π/2 तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो बीच में वो ब्रेक होगा। हाँ सही कह रहे हो ना, वो बीच में जाके ग्राफ ब्रेक होगा tan का। तो tan भी है। तो मतलब बी भी फॉल्स स्टेटमेंट। इसने क्या लिखा है? इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू दैट बाउंडेड 0 1 बिकॉज ई, इसने लिखा ई की पावर ई एन एक्स, मतलब कहीं वो एक्सपोनेंशियल लिखना चाह रहा है। पता नहीं ई एन एक्स क्या है ये। या एल एन एक्स शायद लिखना चाह रहा है, मुझे लग रहा है log 0 माइनस इन्फिनिटी। हाँ हाँ, log है ना ये, log x, ई एन एक्स नहीं, ये log x है, ये एल एन एक्स लिखना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तो सर हाँ। सर जो फर्स्ट ऑप्शन है, हम्म मान लीजिए कोई पैराबोला है, हम्म y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम्म तो मतलब उसका तो मैक्सिमम 0 4 में होगा ही नहीं, हाँ, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं इन्फिनिटी करेगा। की तरफ हाँ, बोल रहा है कि 0 होगा, तो उस हिसाब से तो ये मतलब हुआ ना। ये नॉट नेसेसरली ट्रू का है लिखा, नॉट नेसेसरली ट्रू, बल्कि इंटेंशन समझना पड़ेगा, कहना क्या चाह रहा है कि नेसेसरली ट्रू नहीं है। सिंपल नॉट ट्रू लिख देता। नेसेसरली ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू का क्या मतलब है? मतलब नेसेसरली नॉट ट्रू, मतलब जरूरी है कि गलत ही हो। तो मतलब अगर एक भी एग्जांपल मिल गया जहां ये ट्रू हो सकता है, तो इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। शायद ये इस तरह पूछना चाह रहा हो कि ये गलत ही होगा, लेकिन तुम लोग एक एग्जांपल ढूंढ रहे हो गलत करने के लिए, लेकिन ऐसे बी ऑप्शन ही है। क्या बी कभी ट्रू हो सकता है कि कभी भी ट्रू नहीं होगा? किसी केस में ट्रू हो सकता है कि नहीं? सर नॉट नेसेसरली ट्रू मतलब तो ये हुआ ना कि हर बार सच होगा ये जरूरी नहीं है। हर बार सच होगा हाँ यही सर। ये जरूरी नहीं है, है ना? हम्म हम्म नेसेसरली नॉट ट्रू। हाँ, मतलब वही इंटेंशन पे डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन बनाए हैं, तो क्या मतलब है इसको इतना वो करने का। नॉट ट्रू सर कर वो दो सीधा गलत ही सीधा। लिखे हैं क्योंकि ऑप्शन 2 को पहले ट्रू बता रखे हैं। आप देखिए ऑप्शन डी तो ट्रू ही होगा अच्छा, ऑप्शन कंटिन्यूस। F1 2 है, F3 5 है, देन FC इज 3 फॉर सम C बिलोंग्स टू 0 to 4, यही ना? तो ये तो F1 ट्रू 2, होगा ना, कंटिन्यूस है। F1 2 है, F3 5 है, तो FC इज 3 फॉर सम C इन 0 4, है ना? तो F1 इज ट्रू, F3 इज 5, FC इज 3, है ना? फॉर सम C इन 0 to 4। अच्छा, मुझे बता रखा है 0 से 4 में कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो 2 और 5, तो एक तो वैल्यू मिलेगा ही में ना। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, डी इज द ट्रू स्टेटमेंट ना। यस सर। तो इसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है, तो सिंपली फॉल्स पूछ लेता ना, नेसेसरली ट्रू लिखने का क्या मतलब है? तो एक मिनट। ठीक है, इसको क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, नॉट नेसेसरी ट्रू मतलब वही नॉट ट्रू कहने का मतलब, है ना? तो यहाँ पे
तो आप लोगों के हिसाब से क्या सही आ रहा है, कौन कौन सा ऑप्शन इसमें फॉल्स है, स्टेटमेंट कौन कौन सा फॉल्स है? डी तो ट्रू ऑप्शन है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, है ना। बाकी अगर कॉची सीक्वेंस एस एन सर जीरो, ए भी अगर हाँ पारा बोल लेंगे तो ये वाला मतलब फॉल्स हो जाएगा, एक्स गलत स्क्वायर हो ले लो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका भी काउंटर एग्जांपल है। और क्लोज इंटरवल नहीं है तो वो बाउंडेड भी नहीं हो। हाँ तो सी क्या होगा इसमें, कॉची वाला क्या होगा? अगर एस एन कॉची सीक्वेंस है तो एफ एस एन कॉची होगा। तो मतलब वही है, जैसे हम लोग जानते हैं ना सीक्वेंस में कि कॉची इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट, है ना। तो जैसे एस एन कॉची है मतलब कन्वर्जेंट है, क्योंकि रियल सीक्वेंस में कॉची कन्वर्जेंस एक ही वर्ड है, मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है। तो अगर कोई सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो एफ ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। ये थ्योरम है कॉन्टिन्यूअस के लिए। अगर ए एन सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रही है तो एफ ए एन एफ एल पे कन्वर्ज करेगी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो ये ठीक है, अगर एस एन कॉची है तो एफ एस एन भी कॉची सीक्वेंस होगा। सो तो ठीक तो है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना, ये भी ट्रू हो गया। इसमें क्या करना है, तो इसमें दो ऑप्शन ट्रू है, दो फॉल्स है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ना, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 ओपन 4। इंटरवल, लेकिन सर आईएमवीटी ये कहता है ना कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। हाँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहाँ दिक्कत है, 1 3 दे रखा है ना, तो 1 का इमेज 2 है और 3 का इमेज 4 है, तो 1 3 पे क्लोज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 1 3 पे क्लोज लगा सकते हो ना इस कंडीशन के लिए, डी में। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सो 1 3 पे क्लोज लगा लेते हैं, क्लोज 1 3 कर देते हैं, तो उसका इमेज 2 2 5 क्लोज हो गया, इस तरह से कुछ। अगर मोनोटोनिक होगा तो उस तरह से तो मिल जाएगा, क्योंकि 1 3 के बीच में एक नंबर मिलेगा मुझे। अच्छा इसने 0 4 का रखा था, 1 3 के बीच में तो मिलेगा ही ना हमें बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो। ठीक है नेक्स्ट आते हैं। सो ठीक है, तो इसमें मतलब अभी के लिए ऑप्शन सी और डी ट्रू स्टेटमेंट है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 29 क्वेश्चन था। अब आते हैं 40 सी, 40 पे क्या है भाई। तो एफ हमारा आर स्क्वायर से आर में फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं। सो सी ऑप्शन में क्या डाउट है आपको, कह रहा है कि द फंक्शन एफ अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट अ पॉइंट इन सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 रखोगे, इसका मतलब है कि ये 1 इंटू ई की पावर माइनस 1, 1/e इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। बताओ कुछ और लगता है होगा।
सर मतलब ये कंफर्म कैसे होगा कि मतलब उसी पॉइंट पे हो जाएगा? अगर 1 रखते हैं तो ये आएगा। बाकी कंडीशन में क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये है, तो तुम वो करो ना, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करके 0 पुट करो जरा, क्या आता है। सब पोलर करके हो जाएगा। हाँ पोलर कर X, लो हाँ, उस तरह से। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर। आर तो का थीटा तो फंक्शन गायब ही हो गया, तो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन आ गया फिर तो अब एफ आर हो गया। अब डिफरेंशिएट करके 0 पुट करके देखो आर की क्या वैल्यू आती है। ये हो गया ठीक आर, है, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर। हाँ डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो। पोलर फॉर्म से ट्राई और नहीं यहाँ भी किया। तो इसने किया है 0 0 और ये। एक तो 0 0 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, और ऐसे पॉइंट जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है। तो कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ अटेंड कर सकती है, क्रिटिकल पॉइंट पे ही। तो 0 0 पे तो 0 वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब 1 रखोगे तो 1 आ जाएगी, 1/e आ जाएगी। तो 1/e ही मैक्सिमा होगा फिर। नहीं तो सिंपली तुम क्या करो, वही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इजी रहेगा। आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, अब सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया, जी ऑफ आर बोल दो। जी डैश आर निकालो, 0 पुट करो, सॉल्व करके देखो क्या आता है। उससे आर बराबर 1 आएगा। तो उससे आर बराबर 1 ठीक है, से ही आ गया। पोलर फॉर्म से करते हैं। हाँ तो सर हाँ जी। सर अगर 0 0 पे बाय एनी चांस मिनिमा नहीं मिलता तो ऑप्शन डी तब ट्रू होता। अच्छा 0 0 पे मिनिमा नहीं मिलता, लेकिन सर ये क्योंकि ये मतलब 0 वो 0 पे तो मिनिमम है ना, बाकी तो पॉजिटिव होगा ना। देखता हूँ एक हाँ मिनट। हाँ, दोनों टर्म पॉजिटिव ही है। हम्म द फंक्शन एफ हैज सैडल पॉइंट इन x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल नहीं है 1 के, तो उस पर सैडल पॉइंट होगा। तो सैडल पॉइंट होने का क्या मतलब है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कि एक क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। एफ हैज अ सैडल पॉइंट इन दिस। तो 0 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यहाँ पे है मिनिमा की नहीं। यस सर। 0 0 मिनिमम वैल्यू मिलेगी क्योंकि वो 0 हो जाएगी, और बाकी इस पे है ना। हाँ सर, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो भी मतलब पॉजिटिव ही होगा, तो सबसे मिनिमम 0 ही हो सकता है। हाँ उससे नीचे तो हो ही नहीं और सकता। वो ई वाला तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब कोई ऐसा पॉइंट लो जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 है। क्या फंक्शन का सरल पॉइंट है, तो कोई ऐसा पॉइंट है। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि 0 0 अगर 0 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना यहाँ पे। यस सर, अगर नहीं होता तो फिर ऑप्शन डी ट्रू हो जाता ना। हाँ क्योंकि 0 0 अगर मान लो सैडल पॉइंट होता तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाता, क्योंकि 0 0 इस सेट में है। लेकिन देखो कोई पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा अटेंड, ये सैडल पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। मतलब क्रिटिकल पॉइंट के पास 3 चॉइस है, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, या सैडल पॉइंट हो सकता है। बट उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा इस सेट में जो डी ऑप्शन है उसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं। तो 0 0 ही बस बिलोंग कर रहा है, और 0 0 सैडल पॉइंट है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। अगर 0 0 सैडल पॉइंट होता तो ये ऑप्शन ट्रू होता। ओके सर। ठीक। चलो जी 40 के बाद 10 नंबर में क्या है, तो कि ये जो 10 आपके पास है इंटीग्रेशन, आई थिंक ये पीवाईक्यू में भी इस तरह क्वेश्चन था, है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगी। तो ये एग्जैक्टली सेम हो सकता ना हो, तो बाई पार्ट लगा लो, कुछ बाई पार्ट लगाए कुछ हो जाएगा, होगा कुछ। सर लॉग के एक्सपेंशन से हो जाएगा। अच्छा लॉग के एक्सपेंशन कर लो, वो भी कर सकते हो, लॉग का एक्सपेंशन कर लो। हाँ हाँ वो कल किया था इस तरह क्वेश्चन हमने, कल जो एक क्वेश्चन मिला था हमें, हाँ याद आया, जिसका आंसर था 1/λ 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। वो इस तरह से किया, सेम तो किया था वहां भी, कि तुम log 1 + x का एक्सपेंशन कर लो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्सपैंड करो, 1 1 1 आ जाएगा, और जो बचेगा वो log 2 का ही एक्सपेंशन आएगा। ठीक था, समझ आया जी। इसने कैसे यस किया यस, है, इसने दूसरे तरीके से किया है, जो भी किया है। इसने 1 - t किया तो मैं सोचा वो क्यों करना है। दौड़े इस तरीके से करना है, इसने सब्स्टिट्यूट किया एंड ऑल दैट वो किया, वो भी कर सकते हो। नहीं तो सिंपल तुम log 1 + x का एक्सपेंशन लिख के इंटीग्रेट कर लो, उससे भी आ जाएगा, लिमिट लगाओ। कल हमने एक क्वेश्चन किया था इस पे, वो क्वेश्चन था सिमिलर क्वेश्चन ही था वहाँ भी। चलिए जी, तो 10 के बाद है 31। 31 में क्या है, तो जो 31 का ऑप्शन डी। 31 में पूछा है
कि M कोई 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज, आई डिनोट द 3x3 M इनवर्स जो है एडजॉइंट ऑफ M है। अच्छा, तो कौन से ऑप्शन में डालूं? डी ऑप्शन में। तो एडजॉइंट ऑफ M, यही है ना। तो अब अगर ए इनवर्स का डेफिनेशन लिखे तो ये क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट M इंटू एडजॉइंट M, यही है। अच्छा, तो ये है एडजॉइंट ऑफ M। अच्छा, पूछना क्या चाह रहा है इसमें? पूछना क्या है? तो एडजॉइंट M का स्क्वायर I है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट 1 है, किसका? M का। M का डिटर्मिनेंट 1 है। हाँ, वो तो वैसे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लगा लिए होगा तो हो गया होगा ना। या इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज इनवर्स का अगर डेफिनेशन यूज करें हम तो M इंटू इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है? A इनवर्स B, तो मतलब A इंटू B इज इक्वल टू I, यही ना। तो ये I है एक तरीके से। A इनवर्स अगर B है इसका मतलब है A इंटू B इज इक्वल टू I, डेफिनेशन है। सो A इनवर्स इज B, देन तो यहाँ से आ गया M इंटू एडजॉइंट, है ना, एडजॉइंट M I है हमारे पास। तो नाउ मुझे बताओ एडजॉइंट को अगर इनवर्स में लिखना तो कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना कि A इनवर्स, चलो M का ही लिख देता हूँ। तो M इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट M इंटू एडजॉइंट, यही होगा। तो अगर एडजॉइंट को मुझे लिखना है इनवर्स के फॉर्म में, एडजॉइंट M कैन बी रिटर्न एज डिटर्मिनेंट M इंटू M इनवर्स लिखा जा सकता है जी। तो इसको मैं हटा के ये लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो एडजॉइंट ऑफ अभी के लिए मान लो N है तो उसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट N इंटू N इनवर्स, यही ना। जस्ट M को N कर दिया, और ये N कुछ और नहीं, हमारे क्वेश्चन के लिए एडजॉइंट M ही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट M इंटू एडजॉइंट M होल इनवर्स, ठीक। तो यहाँ तक ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ M, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट M का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट M की पावर n-1 फॉर्मूला होता है ना। सो तो 1 आ चुका है ना रुक गया प्रीवियस ऑप्शन से। यहाँ 3x3 है ना, हाँ तो ये तो स्क्वायर हो गया। अच्छा, तुम कह रहे हो 1 आ चुका है, फाइन, तो इसको 1 यूज कर लें, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी के लिए आया एडजॉइंट M का इनवर्स, तो ये 1 है तो हटा दो इसको। तो ये आपका अभी है एडजॉइंट M इनवर्स, तो ये जो आपके पास है दिस इज ये एडजॉइंट M का इनवर्स है, ऐसा। नाउ अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या समझ आया आपको? अच्छा, यहाँ तो हम अभी भी ड्राइव कर रखा था अभी। तो हमारे पास अभी क्या है? M इंटू दिस, तो इसके जगह हमें M के जगह एडजॉइंट M कहीं ना कहीं लेके आना है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें, तुम डी ऑप्शन बोल रहे हो ना, तो मुझे डी लाना है, एडजॉइंट M का स्क्वायर लाना है और इक्वल टू I दिखाना है। तो एडजॉइंट M को मैं उसके टर्म में ले आ सकता हूँ ना, M इनवर्स के टर्म में। अरे भाई, आ तो गया, ऐसे ही आ जाता, सी ऑप्शन से डी आ जाता, नहीं आ जाता? अगर एडजॉइंट M को मैं इनवर्स के टर्म में ले जाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ? देखो, तो ऐसे ही सी ऑप्शन से ही आ जाता। अगर सी ऑप्शन ट्रू है, जैसे मैं यहाँ कह रहा था, देखो ध्यान से, इसी स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। तुमने कहा डिटर्मिनेंट M1 है, तो इसका क्या मतलब है? ये M इनवर्स है, तो भाई हो तो गया, तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
अगर तुम ये कह रहे हो सी ऑप्शन तक अगर तुम पहुंच गए हो, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, एम स्क्वायर आई यूज कर लूं अगर, तो एम स्क्वायर आई है, तो यहाँ से एम इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट एम के, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। तो अभी इसको हटाता हूँ, तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि एम किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट एम के इनवर्स के, अगर ये उसके ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, तो यहाँ से ये नहीं आ गया, कहाँ दिक्कत है भाई, अब कोई फर्क पड़ता है, नहीं। तो मतलब उसको भेज दो इनवर्स को उस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडजॉइंट एम इनवर्स है, एम जो है एडजॉइंट एम इनवर्स है, तो अगर मैं इसको इस तरह भेज दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ आई रह जाएगा और यहाँ एडजॉइंट एम, या पहले स्क्वायर कर लो फिर इनवर्स कर लो, इसको स्क्वायर यहाँ ले आओ, -1 यहाँ ले आओ, ये इधर चला आएगा, तो वही बात है, हो तो गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर ऑलरेडी आई है। अब अगर कहीं पे ऐसा है ए स्क्वायर का इनवर्स आई है, तो क्या लगता है किसका इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, खुद का, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ जब तुम ये कह रहे हो कि एडजॉइंट एम का स्क्वायर आइडेंटिटी इनवर्स आइडेंटिटी है, तो एडजॉइंट एम स्क्वायर भी आइडेंटिटी ही होगा, क्योंकि ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है। तो 35 36 इसमें क्या है भाई, 35 x1 x2 xn रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में, ठीक है। सो x1 x2 xn रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से, देन सर ये तब ट्रू होगा ना जब हमारे पास म्यू नोन होगा, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर सफिशिएंट होगा, और ये सर समेशन एक्स आई सफिशिएंट होगा जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नोन होगा। जी जी जी, अकेला तो नहीं हो पाएगा ना, अकेला नहीं हाँ होगा। वही, तो सर सारे फॉल्स हो जाएंगे फिर तो। हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि इसने ना बस सोचा नहीं है ना, क्योंकि वो तो कुछ बताया नहीं कौन, दोनों अगर अननोन है तो जॉइंटली सफिशिएंट ही मिलेगा, सेपरेटली नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जी सर। ये गलत, जिसने सॉल्यूशन लिखा है ना इसने गलत लिखा है। तो तो सर सारे फॉल्स हो जाएंगे फिर तो हाँ, फिर इसमें। तो सारे फॉल्स हैं, तो ठीक इसको ऑप्शन को ठीक करना पड़ेगा। सर और एक कंडीशन होता है ना जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों थीटा और थीटा स्क्वायर होता है, तब उस केस में क्या होता है? दिमाग लगाओ, अब इतना पढ़े हो पूरे साल, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, मतलब मुझसे पूछने के बजाय ये क्वेश्चन तुम अगर खुद से पूछो, थोड़े से लिख के देखो तो आंसर आ जाएगा। सर आ नहीं रहा था, दोनों का तो अलग अलग आ रहा था, बट थीटा कैसे करें ये? अच्छा मैं पूछता हूँ डाउट क्लास में। जो क्वेश्चन आ रहा है सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, खुद सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरह के नए चीज़ें ही आएंगी, तो वहाँ खुद का थोड़ा इस्तेमाल करो, नहीं हो रहा है फिर देखो, लेकिन ट्राई करके पूछोगे तो सीखोगे। एनीवे, तो इसमें सब गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो सर ये अगर मेंशन कर देता ऊपर में कि हाँ, फॉर अगर फिक्स्ड सिग्मा स्क्वायर वैसे कुछ तो हो हाँ जाता ना। तब सही हो जाता। एंड सर ये जो ऑप्शन डी में एंड लिखा है तब इसको ट्रू बोलेंगे, या तब भी मेंशन करना होगा कि आर जॉइंटली तब ट्रू बोलेंगे? नहीं, इससे रेस्पेक्टिवली बोल दिया ना, तो अलग अलग कर दिया दोनों को, अगर ठीक। बोलता जॉइंटली सफिशिएंट है तब सही हो जाता। हम्म।
ठीक है, तो आगे जो है थर्टी फाइव के बाद 36 39 36 में क्या है? तो 36 कह रहा है ए बी एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, ठीक है ना, एन क्रॉस एम है, एम नंबर ऑफ कॉलम है विथ रियल एंटिटी, लेट एक्स नॉट बिलोंग एक्स नॉट जो ऑरेंज में है वेक्टर है, सच दैट सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। तो देखो, मोर देन वन सॉल्यूशन लिखने का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, ऐसा नहीं होगा। सिस्टम में अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि 2 सॉल्यूशंस हुआ तो उससे बहुत सारे सॉल्यूशन जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन लेके, वैसा कुछ। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि वेक्टर स्पेस बनाता है ना, जो सॉल्यूशन है वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, सॉल्यूशन स्पेस बनाएगा ना, स्पेशली होमोजेनियस में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे जरूरी नहीं, तो मैं कहने का मतलब ये है कि दिस सिस्टम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने का क्या कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो बी की जगह एक्स नॉट है, और ये लेस देन होगा नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स एम है। तो ए का सर रैंक, इसमें डी में ही डाउट है, लाइक डी में एन के साथ रिलेशन पूछा है तो अपना, ये तो उल्टा इसने लिखा होगा, तो इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम के साथ होगा। तो वहाँ देखिए एन लिख दिया है, तो एन का तो रैंक कुछ ऑफ पता ए नहीं सर। इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन, तो सोचो ऐसा पॉसिबल है? मतलब काउंटर एग्जांपल मिलेगा? सर एम एन से के कम लिए तो तो होगा। जरूरी नहीं है ना, या तो एम से होना चाहिए ना स्ट्रिक्टली लेस हाँ हाँ, क्योंकि एम यहाँ पे वो है ना, कॉलम। हाँ कॉलम एम है यहाँ पे एक्चुअली। सर ए एम क्रॉस एन होता तो एन हो जाता ना हाँ आंसर, हाँ हाँ, तब एन होता। तो तो डी इसमें फॉल्स है अभी के लिए ना। हाँ, तो उसको चेंज करवा देता हूँ, हाँ। तो ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 36 के बाद 39, 39 में कि एक्स हमारे पास है यूनिफॉर्म 0 1, वाई बर्नौली 1/4 है, इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई, तो जेड बराबर एक्स प्लस वाई है, देन जेड हैज़ पीडीएफ, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड इज सिमेट्रिक अबाउट 1। क्या डाउट है इसमें? सर वही जेड एज पीडीएफ, मतलब वो कैसे करना है? क्या जेड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, ये पूछना चाह रहा है। एक्स वाई इंडिपेंडेंट है और जेड तुम्हारा एक्स प्लस वाई है, तो क्या पीडीएफ आएगा एक्स प्लस, अगर निकालना चाहो तो क्या होगा? क्या निकाला है? जेड तो हमारा बर्नो, इसमें क्या होगा? एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है एंड वाई बर्नौली है 1/4, तो जेड बराबर एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं है ना, बर्नौली में 2 ही चॉइस है, या तो 0 होगी या 1 होगी वाई की वैल्यू, बर्नौली में 2 ही चॉइस है। सो वाई विल टेक वैल्यू वाई 0 और वाई इज़ 1, यही 2 वैल्यू है, 0 या 1। तो 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और 0 होने की 3/4, यही है। तो 1/4 और 3/4 है। नाउ मतलब कुछ ऐसा है, ये x प्लस 0 है और x प्लस 1 है विथ प्रोबेबिलिटी 3/4
विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 ऐसा है। तो क्या करोगे इसमें? तो CDF निकालो पहले इसका, Z का। तो क्या होगा? मान लो स्मॉल z कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा, समेसन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, नहीं y पे ना, y के साथ कर देते हैं, y इज इक्वल टू स्मॉल y इंटू y की दो ही वैल्यू है, 0 या 1, ठीक है। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, तो जब y को जैसे तुम 0 रख दो तो ये 3/4 इंटू, तो यहाँ से क्या बन के आ जाएगा? z एक्चुअली है x प्लस वाई, तो यहाँ भी रखोगे तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह 0। 0, है ना, यही होगा। और ये तो यूज़ हो गया, y बराबर 0 रख देंगे, तो लेस देन इक्वल टू z प्लस 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू z। तो यहाँ सॉल्व कर लो, सो 3/4 ये आ जाएगा CDF ऑफ x एट z प्लस 1/4 CDF ऑफ x एट z माइनस 1। और x तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो यूनिफॉर्म 0 1 का CDF क्या होता है? x। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये आएगा 3/4 इंटू z प्लस 1/4 इंटू z माइनस 1। तो फाइनली सिंप्लीफाई करके कितना आ गया तुम्हारा? z माइनस 1/4, ऐसा कुछ देखो। तो कब z का रेंज क्या है? व्हाट इज रेंज ऑफ z? 0 से 2 होगा। हम्म तो एक में 0 से 1 है और एक में 0 से 2 है, तो ये तो वैसा कुछ हो गया। सर दूसरा में 1 से 2 होगा ना, एक 1 बन चुका है, फिर यूनिफॉर्म चलेगा x 1 0 से से 1 2। था ना, x 0 से 1, अच्छा हाँ। तो 1 से 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे z को? नहीं, क्या ये CDF आया है? ये क्वेश्चन है कि हमने जो किया है। सर मेरे ख्याल से हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में नहीं रखेंगे क्या? हम्म कुछ जेड दूसरा 0 से सोचना 1 पड़ेगा। अगर मान लो मैं ऐसा कर भी देता हूँ कि जैसे पार्ट्स में लिखे, तो लेस देन 0 पे ये है, मान लो ऐसा। पार्ट में ही लिखना चाहिए, मुझे लग रहा है कि इसमें जो होगा। तो ये तो कुछ मिक्स टाइप का नहीं बन गया, ऐसा कुछ होगा। ZX प्लस 0 भी है,
कहने मतलब ये यहाँ पे जो रेंज है, एनीवे इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये जो है ठीक है। अभी मैं लिख तो रहा था, बट यहाँ से अगर हम देखें तो इससे व्हाट इज रेंज ऑफ जेड, डिस्क्रीट तो नहीं होगा। अगर डिस्क्रीट होगा तो जेड का है ना, क्योंकि एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली सपोर्ट जो होता है वो काउंटेबल सेट होता है। तो यहाँ पे सर सपोर्ट जेड का तो अनकाउंटेबल होगा। हाँ सर वो तो वैसे मतलब अनकाउंटेबल होगा और 2 पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी क्योंकि z तो इक्वल मुझे टू लगता है 0। यहीं से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जेड का जो सपोर्ट है ना, एक केस में है 0 से 1 और दूसरे केस में है 1 से 2, और ये अनकाउंटेबल सेट है तो डिस्क्रीट तो नहीं होगा, है ना। ये तो श्योर है कि जेड डिस्क्रीट तो नहीं होगा। अब कॉन्टिन्यूअस होगा, दो अलग अलग पार्ट में पीडीएफ लिख लो, एक्स का पीडीएफ अलग लिख लो और x+1 का अलग लिख लो, ये भी कर सकते हो तुम। पीडीएफ ऑफ जेड जब लिखोगे तो ये पीडीएफ अलग विथ प्रोबेबिलिटी दिस, है ना। तो ये कुछ वैसा नहीं हो गया, मतलब दो पार्ट तो में मैं आ गया। पीडीएफ नहीं निकाल रहा, मैं मतलब बोल रहा हूँ कि ये कंटिन्यूअस है, मतलब पता चल रहा है। और पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी भी तो एग्जिस्ट करेगा ना कि z इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी हो नहीं जाएगा क्या होगा? कि x, अच्छा नहीं हो पाएगा, पॉइंट पे 0 हो जाएगा। क्योंकि वो एक्स कॉन्टिन्यूअस है ना, तो होगा तो कॉन्टिन्यूअस ही, ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्रीट तो नहीं हो सकता ना। ये कि दो पार्ट है, दो अलग अलग वैल्यू है विथ प्रोबेबिलिटीज। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही है। देखो इसका रेंज काउंटेबल है 0 1 है, इसका रेंज अनकाउंटेबल है, तो इसका रेंज आ जाना है अनकाउंटेबल, तो डिस्क्रीट तो नहीं होगा। ये है कि जेड डिस्क्रीट तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस ठीक है, मुझे लगता है वो सपोर्ट से ही देख लेंगे इसमें क्या बोलना चाह रहा है। ये सर शायद कोई पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकल रहा है हाँ वो तो आएगा भी नहीं, डिस्क्रीट किसी नहीं पॉइंट पे आएगा। 0 ही आएगा। इसने क्या निकालने की कोशिश की है, तो ई एक्स निकाल दिया है। अच्छा कुछ भी निकाल दिया। तो ये सीडीएफ जो मैं लिख रहा था ना, पार्ट में लिखना पड़ेगा। जब जेड लेस देन 0 है तो क्या है, 0 से 1 में है तो क्या है, 1 से 2 में है तो क्या है, 2 से ज़्यादा है तो क्या है, वैसा करके लिखना पड़ेगा, तब लिख सकते हैं कुछ। डायरेक्ट लिख दिया था उसमें सोचना पड़ेगा। बाकी इजी तो ठीक है, यही मेन है ना। तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा, डिस्क्रीट तो नहीं होगा, ये है। और सर तो सिमेट्रिक है कि नहीं वो कैसे देखेंगे? सिमेट्रिक के लिए मीन मीडियन है ना, मीडियन निकालना पड़ता है। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक होगा मीडियन के अबाउट। तो इसका मीन कितना है जेड का, तो ऐसे ही आउट हो गया। सिमेट्रिसिटी का कुछ रूल होता है क्या? मीन मीडियन मोड इक्वल होता है एट दैट पॉइंट? मीन मीडियन होगा, हाँ। मोड भी इक्वल होगा अगर वो यूनी मॉडल, मतलब एक ही मोड एग्जिस्ट करता है तो वो भी इक्वल होगा, सिमेट्रिक होगा तो। इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो वो यहाँ पे मीन ही एक्चुअली 3/4 आ गया। तो अगर देखो ये होता है कि इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट के, देन के विल बी द मीन और मीडियन। मीन एग्जिस्ट करता है तो के विल बी द मीन। अगर मीन के नहीं है तो ये गारंटी है के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मीन 1 तो नहीं है, तो ये गारंटी है कि 1 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। या दो तरीका ये है कि सिमेट्रिक अबाउट के होता है तो के माइनस एक्स और एक्स माइनस के का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। तो अगर ये 1 के अबाउट सिमेट्रिक होता तो 1 माइनस जेड और जेड माइनस 1 का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने का मतलब सपोर्ट भी सेम होगा, है ना। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा, चेक करो, एक में नेगेटिव आ जाएगा कुछ ऐसा। तो सिमेट्रिक अबाउट 3/4 हो सकता है क्या? सिमेट्रिक अबाउट 3/4 के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा। हम्म। जैसे मीन नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर सिमेट्रिक है तो वो मीन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जरूरी नहीं कि हर डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के अबाउट सिमेट्रिक है। नहीं मतलब पूछ रहा हाँ से तो इसका यहाँ मीन पे क्या? हमें सोचना पड़ेगा 3/4 के अबाउट सिमेट्रिक कब होगा, जब तुम ये दिखा पाओ कि 3/4 माइनस जेड एंड जेड माइनस 3/4 दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो z माइनस 3/4 और है ना 4 माइनस मतलब 3/4 माइनस z दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तब ऐसा होगा। बट सोचो ऐसा होगा तो PDF है ना इक्वल होना चाहिए डिफरेंस पे, PDF एट z माइनस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 माइनस z। बट ये हाँ किसी भी पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिक नहीं है, यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म तो सिर्फ यूनिफॉर्म देखोगे तो वो मीन के अबाउट सिमेट्री, यूनिफॉर्म 0 1 हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है, लेकिन ये प्लस y आके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। x सिमेट्रिक है, x इज सिमेट्रिक अबाउट हाफ, ठीक है ना। y क्या है 0 और 1 अलग अलग केसेस में हो रहा है ना, तो वहां प्रॉब्लम है। सम y हो गया इस वजह से अगर तुम्हें पूछा जाए z लेस देन इक्वल टू 3/4 निकालो, देखो अगर तुम्हें लगता है ये 3/4 तो ऐसा होगा, तुम ये प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो z लेस देन इक्वल टू 3/4 क्या इक्वल होगा z मोर देन इक्वल टू 3/4। अगर ये आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, बट ये मुझे लगता है इक्वल आएगा नहीं। निकालो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके, जैसे उसने निकाला ना z लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ निकाल रखा है, तो उसी तरीके से तुम ये निकालो ऐसा, अगर होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइंड करो, तो ये निकाल के चेक करना पड़ेगा तुम्हें। अगला क्या है 43 में सर ऐसा 43 हो चुका है, वो गलती से लिख दिया। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सर एक बार 36 का पार्ट डी में जाना। जी 36 सर इसमें जैसे जो थ्योरम थी कि अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर n क्रॉस m है, जी तो उसकी रैंक मिनिमम ऑफ nm होगी जी या उससे छोटी होगी। जी तो सर ए फुल रैंक मैट्रिक्स तो नहीं है, और ए अगर हम्म सर जैसे अगर n छोटा हुआ m से, तो सर इसकी जो रैंक होगी वो तो n से छोटी होगी, और अगर m मिनिमम हुआ तो सर मतलब n m से बड़ा है, तो अल्टीमेटली इसकी रैंक भी n से तो छोटी ही आएगी। अच्छा एक मिनट, तो वो हो सकता है उसमें देखते हैं, मतलब थ्योरम में तो m है लेकिन यहाँ पे ऐसे देखोगे कि अगर n लेस देन m है तो ये गारंटी है कि रैंक लेस देन इक्वल टू n होगी ना, लेस देन इक्वल टू n, उस केस में n भी आ सकता है रैंक। अगर जैसे आप मानते हो ना कि n लेस देन m है, स्ट्रिक्टली लेस देन m है, तो रैंक तो मिनिमम से कम होगी या इक्वल भी तो हो सकती है मिनिमम वाले के, तो रैंक n भी तो हो सकती है, और रैंक n होगी उस केस में Yes, इनफाइनाइट sir. सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन इसने कहा स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा, रैंक n भी तो हो सकता है। समझ रहे हो, हमें कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो a का रैंक n होगा तभी इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन रहेगा। सर बस नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं ना दोनों का मिनिमम को देखते हाँ हैं वो ना, ठीक है, ये n के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ n यहाँ अगर लिखा होता लेस देन और इक्वल टू, देखो जो आप कह रहे हो बताओ उसमें आपको क्यों लगता है कि हमेशा लेस देन n होगा, इक्वल टू n भी तो हो सकता है रैंक, क्योंकि थ्योरम m से लेस होने की गारंटी देता है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम से, तो ऐसा था नहीं नंबर ऑफ रो से भी कम होगा। जिनका डाउट था उनको देख लो। यस सर। तो n होगा तभी n हो सकता है इक्वल, ये है ना, तो यहाँ पे जो है यहाँ m होगा तो ट्रू हो जाएगा, वैसे ये फॉल्स हो जाएगा n की वजह से, क्योंकि n के इक्वल भी हो सकता है, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस लिखा है, तो m रहेगा तो स्ट्रिक्टली लेस होना पड़ेगा। ओके सर। सर थ्योरम नंबर ऑफ रो के बारे में तो कुछ नहीं बोलता है जी ना। नहीं 16 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ क्या डाउट है इसमें। ये एक सीक्वेंस है तो सब सीक्वेंस A2n बाउंडेड है। सर ऑप्शन सी इसका गलत होगा ना। A3n इज नॉट नेसेसरली कन्वर्जेंट।
हाँ मतलब ये तो ट्रू होगा कि वो कैसे कन्वर्जेंट हो सकता है। अच्छा, कन्वर्जेंट हो भी सकता है, हमें कह रहा है नॉट नेसेसरली कन्वर्जेंट, जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट होगा, है ना। एन सीक्वेंस है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और A2n बाउंडेड है, तो ये गारंटी है कि पूरा सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, क्योंकि मोनोटोनिक सीक्वेंस है ना, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है जिसका A2n बाउंडेड है, तो हर A2n के पहले A2n माइनस वन है, जिसका मतलब है कि और टर्म सारे सीक्वेंस बाउंडेड है, तो जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट होगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है, पूछा क्या है, ये पूछा है ट्रू, तुम्हें क्या लग रहा है, सी ट्रू है, A3n नॉट नेसेसरली Yes, sir. कन्वर्जेंट। कोई एग्जांपल बताओ ट्रू क्यों लग रहा है। सर बहुत सारा केस में सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है। एक केस बता दो तुम मुझे, तब तो कन्विंस होऊंगा ना, ऐसा थोड़ी चलता है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ईमानदार हैं, तुम एक एग्जांपल दो ना। बना लो तो हो जाएगा, उसमें क्या है, मतलब वही कह रहा हूँ, एक ढूंढ लो ना तुम, एक ढूंढ लो, दैट्स ऑल, उसमें क्या दिक्कत है। एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ढूंढो जिसका A2n बाउंडेड हो और कन्वर्जेंट ना हो, A3n कन्वर्जेंट ना हो। 3n में क्या क्या टर्म आ जाएगा, 3 6 9, तो ऑड वाले भी आ गए, इवन वाले भी आ गए। मोनोटोनिक सीक्वेंस है, बाउंडेड है, तो क्या मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, हाँ तब कन्वर्जेंट होता है। बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो यही तो है। ये पता है, एक तो इंक्रीजिंग कर दिया, an को बाउंड मोनोटोनिक है, और ये गारंटी तेरा पूरा सीक्वेंस बाउंडेड है, तो मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, तो A3n भी एक सब सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज करेगी। ये बता तो रखा है, इसको ढंग से पढ़ोगे समझ तो आ रहा है, क्या इंक्रीजिंग है, A2n बाउंडेड है, इसीलिए A2n प्लस वन भी बाउंडेड है क्योंकि इंक्रीजिंग है। अब बाउंडेड है तो पूरा सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, बाउंडेड मोनोटोनिक कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया तो हर सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, तो A3n भी कन्वर्ज करेगा। इसलिए एक एग्जांपल सोचो, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है कि ऐसा मिल जाएगा, मिल जाएगा तो ठीक है ढूंढ लो। तो इसका डी। लिमिट xn, डिफरेंस ले लो, क्या दिक्कत है, इसमें क्या करेंगे, ये तो वैसा हो गया ना, क्या बोलते हैं उसे, एक्सप्लिसिटली सीक्वेंस निकाल लो। सो मुझे बताओ, इसको अगर मैं फ्रिक्वेंटली लिखता चला जाऊं, क्या बोलते हो उसे, सब सिक्वेंटली या रिकर्सिवली अगर लिखता चला जाऊं, तो इसको आगे मैं लिख सकता हूँ इसी XN plus रिकर्सन को, हाँ इसी रिकर्सन को मैं फिर से यूज़ करूँ, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ xn माइनस वन क्यूब, और प्लस यहाँ n की जगह n माइनस वन कर देंगे, है ना जी, तो n माइनस वन n प्लस वन, एंड ये एज इट इज़ रहेगा, तो रिकर्सिवली लिखते चले जाओ। तो अगर मैं फिर से इसी को, उसी रिलेशन को यूज करके इसको लिखूं, तो ये फर्दर चलता चलाएगा, तो एट द एंड मुझे ये समझ आया कि x नॉट क्यूब
प्लस अब यहाँ n को 0 रख दो, 0 रखना पड़ेगा ना, यहाँ n को 0 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो x1 तक पहुँच जाओ। तो x1 क्यूब, अब n को 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, सर हो जाएगा। करो भाई, इसे दिमाग लगाओ। तो ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस मिल गया, तो हो गया। x1 कुछ नंबर होगा, उसको छोड़ दो पहला टर्म को, अब ये इसका बस देखना है कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो ये सम निकाल लेना है। तो मैंने पूरा xn निकाल दिया ना, ये हमारे पास सीक्वेंस ही मिल गया। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये xn+1 का क्यूब है, तो इसको अभी इग्नोर करो, है ना, या कोई बात नहीं, x1 दे रखा है यहाँ पे कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। x1 तो 1 दे रखा है, तो बता तो रखा है x1 को, तो इसको 1 रख दो, तो ये पहला नंबर 1 हो गया, तो ये आ गया सीक्वेंस। अब कर लो सॉल्व। बस पार्शियल फ्रैक्शन लगा के हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो है, क्या डाउट है भाई इसमें, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, पहले भी बताया डाउट में कई बार। हमारा सपोर्ट क्या है, 0 से 1, 0 से 1, यही ना, तो 0 1 0 1, तो ये लाइन है x+y 0, ये लाइन है x+y 1, और ये 1,1 है, तो ये लाइन है, दिस लाइन इज x+y = 2। बताओ भाई कैसे खोलते हैं ग्रेडियंट फंक्शन को, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या ही नया है, हमें बॉक्स को हटाना है, बॉक्स कैसे हटेगा। कितना पार्ट में, मुझे इस रीजन में अलग इंटीग्रेट कर लेना है और इस रीजन में अलग इंटीग्रेट कर लेना है, हो गया, इसी पे तो इंटीग्रेट करना था। इसमें लिमिट क्या होगी, अगर मैं x का पहले लिखूंगा तो पहली बात, इस वाले रीजन में x की वैल्यू x+y 0 से 1 में है, और जब x+y 0 से 1 में है तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आती है, 0, तो ये तो 0 हो जाना है। अब इस वाले पार्ट में जब x+y 1 से 2 में है तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 आएगी, तो ये dx/dy हो गया। अब इसमें मैं पहले अगर x लिख रहा हूँ तो ऐसा लिमिट लूंगा, तो यहाँ x किया उल्टा कर लो, तो x की वैल्यू यहाँ पे है 1 - y, और यहाँ पे x है ना 1 - y है, एंड ठीक, और यहाँ पे क्या x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। बताओ भाई, तो ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हाँ हो, सर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, पहले भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं। भाई 51 में क्या डाउट है, ये सब PYQ का क्वेश्चन है भाई, ये सब में तो मत डाउट पूछो, ये सब PYQ में आ चुका है ऑलरेडी। सर बताओ। इसमें जैसे बस यही पूछना था कि जैसे मिनिमम तो लेस होगा x4 से, लेकिन मतलब जो उसमें से मैक्सिमम होगा वो मतलब x4 से ग्रेटर हो सकता है, वो भी केस इंक्लूड कर रहा है ना। हाँ तो क्यों नहीं हो सकता है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 1 और 10 का मिनिमम 4 से कम है तो सही है, तो ऐसा थोड़ी कि 1 और 4 का मिनिमम 4 से कम है तो 10 भी 4 से कम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 1 और 10 का जो मिनिमम है वो 4 से कम है, तो इससे कहाँ ऐसा कह रहा है कि 10 भी 4 से कम होगा, ऐसा कह रहा है कहीं पे। नो सर, तो ठीक है। उनमें से एक कोई होगा जो कम होगा उससे, दूसरा तो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। सर वो चीज इन्होंने अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करी है। नहीं करी है, अच्छा करी तो है, ये रहा ना।
हाँ किया ना, x2 आगे ले लिया, यहाँ x3 आगे ले लिया, किया तो है। सर इसके अंदर एक केस ये भी तो बन सकता है कि x3 को जैसे हम पीछे लिए हैं, अगर x2 मिनिमम है तो x3 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x4, ये वाला केस भी तो हो सकता है ना, मिनिमम कौन सा है? अगर मिनिमम x2 है हाँ तो फिर तो सर x3 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x4। मिनिमम तुम्हारा मिनिमम कौन सा है, फिर से बताओ, मिनिमम कौन सा है? x2 x2। तो मिनिमम जब x2 है तो x3 इधर कैसे आ सकता है? जब तुम कह रहे हो x2 x3 मिनिमम x2 है और तुम x3 यहाँ लिख रहे हो, ऐसा कह रहे हो? लिख के बताओ तुम क्या कहना चाह रहे समझ हो। गया सर, समझ गया। हाँ, जब सर वही मिनिमम कह रहा था x2 है तो x3 पीछे कैसे आ जाएगा? कि x3 लेस देन x, हम्म ओके सर, ओके। तो मिनिमम x2 है तो x2 को पीछे रहना पड़ेगा, x3 आगे आ सकता है, आगे यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वो है। अगर वैसा है वो पीछे कैसे चला जाएगा? ये तो हो गया 35 वाला ना, तो 35 ठीक है ना। अब क्या बचा है? 325। तो 3 और 25 में क्या है? बताओ भाई, बॉक्स 1 में 30 कार्ड है, मार्क्ड 1 से 30 है, बॉक्स 2 में 20 कार्ड है, 31 से 50 है, एक बॉक्स सेलेक्ट किया और एक कार्ड को ड्रॉ किया, नंबर ऑन द कार्ड इज नॉन प्राइम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम। भाई ये बेस थ्योरम है, 11 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। क्या डाउट है, किसको डाउट है ये? सर इसमें बेस थ्योरम लगाई बट वैसे आंसर आ नहीं रहा है। कैसे नहीं आ रहा? सर बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ। इसने स्कीम दिया है कैसे सेलेक्ट करना है। बॉक्स 1 कंटेन 30 कार्ड मार्क फ्रॉम 1 to 30, बॉक्स 2 कंटेन 20 कार्ड और बॉक्स सेलेक्टेड। अच्छा कुछ नहीं कहा है तो हाफ हाफ ही लेंगे। इसने क्या लिया है? इसने हाफ हाफ नहीं लिया है, इसमें तो किसी और, इसने डिवाइड कर दिया जस्ट, नहीं? अच्छा लगेगा तो बेस थ्योरम हो सकता है, इसने सोल्यूशन गलत लिखा हो, क्या दिक्कत है। E1 E2 A, बॉक्स 1 बॉक्स 2 नॉन प्राइम, यही है। इफ गिवन है तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है, शायद इतने फॉर्मूला गलत लिखा है, लगाए हैं जो सॉल्यूशन लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जो कि हो जाएगा E1 A गिवन E1 प्लस, ठीक है जो भी है अब लगाओ इसमें। E2 यही है। सो पुट कर लो जो भी है। तो अगर 1/2 रखते हो तो 1/2, तो ये तो 1/2 तो कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे क्या आएगा, तो नॉन प्राइम है। तो अगर हमने बॉक्स 1 सेलेक्ट किया तो नॉन प्राइम निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1 से 30 में कितने 20 नॉन बाई प्राइम है? 30, 20। 20 है। अगर बॉक्स 2 सेलेक्ट किया तो कितने नॉन प्राइम है? 15। पक्का देख लो, बाकी लोग देख यस लेना ना। सर। तो 15 आउट ऑफ 20। तो ये हाफ 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 तो हटा दो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आएगा वही सही आंसर होगा। सर 8/17 आ रहा है। हाँ तो वही सही आंसर होगा। तो जिसने लिखे होंगे उसने गलत लिखे होंगे। तो ये है 15/20। एक मिनट पहले ठीक से कैलकुलेशन कर लेना, क्या कर दिया मैंने। तो मतलब ठीक से कैलकुलेशन कर लो जो भी आ रहा है। जैसे यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 2/3, यहाँ 2/3 प्लस 3/4, ठीक है। तो
ये आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो इसको देख लो कितना आता है। कितना बता रहे थे तुम? 8/17। 8/17। 17, तो ये आंसर है। तो इसने क्या निकाला है? 8/17 है। 8/17 इसने लिखा गलत है ना, तो एक क्वेश्चन नंबर है हमारा छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट क्या है 3 के बाद? तो हो गया 25। सर इसमें बस ये पूछना है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन? क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम। स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस। अच्छा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहा है। स्मॉलेस्ट इंटीजर, अच्छा मतलब वो दो है ना, x1 xn, और यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ क्या है, थीटा 0 से n में है। अच्छा सर यहाँ पे, कंडीशन है ओ थीटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है? बोलो पहले, स्मॉलेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है? सर अगर 4.2 दे रखा है तो हाँ, 5 बोलेंगे उसको। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आप कंसीडर करो ना, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है। अच्छा, इसने ग्रेटेस्ट फंक्शन का नहीं लेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे रेंज क्या है, 0 से थीटा, और सपोर्ट क्या आएगा इसका? वो देखना पड़ेगा कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगी, वो देखना पड़ेगा हमें। तो उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे एक्स आइज है यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे है एक्स आई लेस देन थीटा, थीटा मोर देन ईच एक्स आई, तो मतलब मैक्सिमम ऑफ ईच एक्स आई। सो थीटा का जो रेंज है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ये तो अभी सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये है मेरे पास, तो यहाँ पे होगा क्या, अब ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है, हमें देखना है मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ बना है लाइक्लीहुड फंक्शन का, आप एल डैश थीटा निकालोगे, तो आई थिंक ये क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। तो नेगेटिव आएगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरह से होगा। अब दिक्कत ये है कि ये पूछा क्या हमसे, एमएलई। एमएलई का क्या मतलब होता है कि लाइक्लीहुड मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा। तो एमएलई एक्सएन तब होगा, तो हमें क्वेश्चन में ये रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि थीटा नेचुरल नंबर ही है, तो एमएलई हमेशा लाइक्लीहुड फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, मतलब बोले पैरामीटर स्पेस का मेंबर होना चाहिए। तो एमएलई हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो जो एमएलई होगा वो क्या होगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक तब हो सकता है जब ये खुद नेचुरल नंबर है, अदरवाइज। अब सोचो, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कोई नॉन एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट एग्जाम्पल, ये तो है ना, हालांकि वो लिख रखा था मैं जैसे समझाने के लिए, तो है ना, यहाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, लेट से, है ना, कोई नंबर अभी समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लो 0 1 लेट से, ऐसा कुछ है,
तो मैं अगर बोलूं कि बीच का नंबर है, तुम्हें क्या लगता है कि नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा जिस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी? नियरेस्ट इंटीजर राइट वाला लेना चाहिए, लेफ्ट वाला लेना चाहिए? अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट वाला लेंगे। लेफ्ट। तो स्मॉलर इंटीजर लेना पड़ेगा ना। तो वहां एकदम फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ग्रेटर इंटीजर या स्मॉलर इंटीजर की बात कर रहा है वो, ये मुझे लग रहा है। ऑप्शन में जो लिखा है ना, ठीक है, सॉल्यूशन में उसने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। यहाँ जो लिखना चाह रहा है ना, ग्रेटर इंटीजर स्मॉलर इंटीजर की बात कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं लेना चाह रहा है। दिस इज ग्रेटर इंटीजर, है ना, वहां क्या लिखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस। तो वो तो ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन में थोड़ा गलत लिखा है, ग्रेटेस्ट फंक्शन ही होगा, क्योंकि उससे छोटा ही लेना पड़ेगा ना। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ ये इंटीजर नहीं है, मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1.2 आया, लेट्स से मैं कह रहा हूँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मेरा 1.2 आया, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ मैं ऐसा क्या नंबर लूंगा? क्योंकि एमएलई नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो मैं ऐसा कौन सा नंबर लूंगा? तो मुझे देखना होगा कि इसके आसपास कौन सा इंटीजर है जिसपे हाईएस्ट वैल्यू अटेंड करेगी, यही देखना पड़ेगा ना मुझे। तो बताओ, तो यहाँ पे तो डिक्रीजिंग है, तो मुझे लेफ्ट वाला ही लेना पड़ेगा, ये चीज है। सर जैसे यहाँ पे एमएलई हमने कंसीडर करा कि 1/2 आया, हाँ फिर नहीं, nth ऑर्डर जो कि स्टैटिस्टिक्स 1.2 आया, हाँ, जो कि एमएलई नहीं हो सकता। तो मुझे इसमें से बताना है ऐसा कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर में, मतलब ये तो जीरो इंक्लूड कर दिया, मान लो अभी ये यहाँ 1 है, ये 2 है, तो ये 3/2 आया, लेट्स से अभी समझने के लिए 1 है, ये 2 है। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 3/2 आ 1.5 आ गई, तो 1.5 कैन नॉट बी एमएलई। क्यों? क्योंकि पैरामीटर स्पेस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो भाई कोई फंक्शन मैक्सिमम होगा अपने डोमेन के पॉइंट पे, बाहर के पॉइंट पे नहीं। तो यहाँ डोमेन का पॉइंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बताओ ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर जिसे वैल्यू अटेंड हाईएस्ट होगी, क्या लोगे तुम? सर 1 पे ही होगी इसमें तो। सर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1.5 है, तो फिर 1 पे ही मैक्सिमम आएगी लेकिन वैल्यू। तो दिक्कत ये है, यहाँ पे समझना ये है कि ऑप्शन कह रहा है कि मैक्सिमम तुम्हारा इस पॉइंट पे है, तो तुम्हारा डोमेन तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट हो रहा है ना। दिक्कत ये है, देखो यहाँ पे एक मिनट, इसको जरा यहाँ पे देखो, अगर मेरा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 3/2 है, तो थीटा तो 3/2 से इन्फिनिटी में है, ये मतलब हुआ ना जो मैं लिख रहा था एक्चुअली। अब जरा समझो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लो, ये तुम्हारा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ये इस फंक्शन का डोमेन है, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। अब बताओ ये आया 3.5, डोमेन यहीं से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन का, इसके पीछे डोमेन नहीं है। तो वो मैं ग्राफ थोड़ा गलत बनाया था पहले जो बनाया था, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन का डोमेन है ना लाइक्लीहुड, ये है लोएस्ट पॉइंट nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगी उसकी, तो जो कि मैंने कहा 3/2 आया लेट्स से। तो अब बताओ एमएलई क्या लेंगे हम? ये अगर 3/2 है समझने के लिए, तो ये होगा 2 3 4 1 एमएलई हो सकता है। डू यू थिंक? 1 तो डोमेन में ही नहीं है एक्चुअली, जो पहले मैं 1 लिखा था वो तो डोमेन से बाहर हो गया। अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 3/2 है, तो डू यू थिंक थीटा कैन टेक वैल्यू 1? नो सर। फिर मुझे राइट का ही पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। तो वहां जो ग्राफ बनाया था वो लेफ्ट का पॉइंट तो डोमेन में ही नहीं है एक्चुअली, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से पीछे वाला पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, तो हमें अगला पॉइंट ही लेना पड़ेगा, राइट। तो राइट इंटीजर लेना पड़ेगा मुझे। राइट मतलब होगा कि इसको क्या बोलते हैं, 4.5 है तो 5 लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 4.5 से इन्फिनिटी डोमेन है उसका, तो 4 डोमेन में ही नहीं है, तो एमएलई कैसे हो सकता है? एमएलई तो डोमेन का पॉइंट होगा, तो डोमेन में 5 है अगला इंटीजर, तो इसीलिए अगला इंटीजर लिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब सॉल्यूशन इज फाइन, सॉल्यूशन करेक्ट है। यहाँ फंक्शन लिखना बाकी है, तो इसमें है ना फंक्शन लिख देगा। ओके सर। जी, तो वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर की जगह फंक्शन जाएगा। ग्रेटेस्ट एंड फंक्शन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये होता है कि ग्रेटेस्ट फंक्शन बार बार यूज करते हैं कि 4.5 है तो 4 आ जाएगा, तो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट पॉइंट। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर मोर देन दैट, मोर देन इक्वल टू दैट। जैसे अगर nth ऑर्डर से 3.2 आया, मान लो 3/2 मतलब 1.5 आया, तो ये कह रहा है कि 1 एमएलई है। अच्छा, हालांकि यहाँ x1 लगा रखा है हालांकि, और ये बोल रहा है कि
मतलब ये है ना, अगर मैं ग्रेटेस्ट फंक्शन लेता तो उससे आंसर आता 1, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूँ तो आंसर आएगा 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली, जब nth ऑर्डर स्टेट 3/2 है, मतलब 1.5 है। सर मतलब ग्रेटेस्ट में 2 होगा ना, स्मॉलेस्ट में 1 होगा ना। नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? अच्छा हाँ ठीक है समझ में आया। लेस देन इक्वल टू। हाँ, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उससे छोटा हो, ये है। और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में स्मॉलेस्ट इंटीजर जो उससे बड़ा हो। ठीक है भाई, चलो भी यहीं स्टॉप करते हैं। अभी तुम्हारी गेट का डिस्कशन क्लास है, 11 बजे से डाउट क्लास होगी, ठीक है।